हेलो एंड वेलकम बैक टू किरिस कॉमर्स जोन। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे फाइनल अकाउंट्स, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आती है, वो कवर करेंगे। उसके एमसीक्यूज कवर करेंगे और साथ ही साथ सिंगल एंट्री सिस्टम के भी कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो मेरे पीछे वाइट बोर्ड पे एमसीक्यूज लिखे हैं, आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट लो और आप उसको अपने एंड पे सॉल्व करें। चलिए, दोस्तों, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। तो वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज इज डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। डेप्रिसिएशन हम किस पे लगाते हैं? डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मैंने बताया था। तो किसी एसेट की वैल्यू जो कम होती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और वो डेप्रिसिएशन किस एसेट्स पे प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन है करंट एसेट्स, बी इंटेंजिबल एसेट्स, सी फिक्स एसेट, डी नन ऑफ दिस। करंट एसेट्स तो वो होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उन पे हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। इंटेंजिबल एसेट्स पे भी डेप्रिसिएशन हम नहीं लगाते, यानी वो एसेट्स जो हमें दिखाई ना दें, जिसको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, उनको इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। फिक्स एसेट वो हो गए जो टेंजिबल हैं, मतलब जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन हम सिर्फ किन पे लगाते हैं? फिक्स एसेट पे। सो राइट आंसर इज सी, मतलब फिक्स एसेट। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग इनकम किसे कहते हैं? ऐसी इनकम जो आप अर्न कर चुके हो लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, ठीक है, ऐसी इनकम को हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए क्या है? एक एसेट है, बी लायबिलिटी है, सी एक्सपेंस है, डी नन ऑफ दिस। कोई भी इनकम आपकी आउटस्टैंडिंग है, कोई किसी भी तरह की इनकम, अगर वो आपको रिसीव नहीं हुई तो आपके लिए वो एक एसेट है जो आपको फ्यूचर में रिसीव होना है, यानी जो कैश आपको मिलेगा फ्यूचर में वो आपका एसेट ही है। तो कोई भी इनकम आउटस्टैंडिंग है वो आपका एसेट है, वो लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब आपको जो पेमेंट्स करनी है वो तो उल्टा रिसीव करना है। एक्सपेंस भी नहीं है, एक्सपेंस मतलब आपको अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो आप खर्चा पे करते हो, जैसे सैलरी, रेंट, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। और नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट इज द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन। जो मैनेजर है उसकी कमीशन कितनी है? 5%। किसका? नेट प्रॉफिट का, लेकिन उसकी कमीशन डिडक्ट करने के बाद। द प्रॉफिट इज 2100, देयरफॉर कमीशन विल बी। प्रॉफिट हमें 2100 का है लेकिन कमीशन हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि उसकी कमीशन 5% किसका है? प्रॉफिट का, लेकिन प्रॉफिट में से उसकी कमीशन निकालने के बाद, यानी प्रॉफिट में से उसकी कमीशन निकालेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका 5%। अब प्रॉफिट में से उसकी कमीशन निकालेंगे कैसे? कमीशन तो दी नहीं है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जब भी ये वर्ड जो मैंने अंडरलाइन किया, आफ्टर ये दिया हो, सिंपल आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। कमीशन आपको कैसे निकालनी है? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आपको कमीशन कैसे निकालनी है? जो भी आपका नेट प्रॉफिट है या जिसके ऊपर भी आपको कैलकुलेट करनी है, इनटू वो परसेंट कमीशन की, नीचे 100+% कर देंगे। लेकिन ये कब करना फॉर्मूला? कब? जब ये वर्ड आफ्टर लिखा हो। बिफोर लिखा होगा तब आपको सीधे 100 ही रखना है, ठीक है। अगर यही वर्ड बिफोर होगा लिखा, कई बार ऐसे लिखा होता है कि कमीशन जो है बिफोर डिडक्टिंग, तब आपको बिफोर के केस में फॉर्मूला नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज अपॉन सीधा 100। सिर्फ आफ्टर के केस में आपने वो परसेंटेज ऐड कर देनी है। तो अभी आफ्टर वाला केस है तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो देखिए इसकी कमीशन कैसे निकालनी है। अभी हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है? 2100। इसको 5/105 करो। अगर आप इसको 5/105 करोगे, ये 21 कट गया, यानी कितनी कमीशन है? 100 रुपीज़। हमारा आंसर क्या आ गया? ए। अब आप, जैसे मैंने कहा था, किसने कहा 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, उसकी कमीशन डिडक्ट करने के बाद। अब देखो, अब अगर मैं इसको रफली कैलकुलेट करके बताऊं, इसने कहा उसकी कमीशन 2100 का प्रॉफिट था, कमीशन डिडक्ट कर लो, कितना बचा प्रॉफिट? 2000। तो उसने यही कहा था ना कि उसकी कमीशन 5% नेट प्रॉफिट का, कमीशन डिडक्ट करने के बाद। हमने कमीशन डिडक्ट कर ली, माइनस कर ली, अब इसका आप 5% करके देखो तो आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसका 5% करोगे तो यहाँ पे भी आंसर 100 ही आ रहा है, ठीक है। ये मतलब था इसका 5% आफ्टर डिडक्टिंग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रीपेड रेंट इज शोन एज। सबसे पहले प्रीपेड का मतलब वो एक्सपेंस जो आप एडवांस में पे करते हो।
तो कोई भी एक्सपेंस आप एडवांस पे कर दो तो उसको प्रीपेड कहते हैं, ठीक है। प्रीपेड रेंट इज शोन है, आपने रेंट जो है एडवांस दे दिया तो वो हमारे लिए क्या है, एक एसेट है, एक लाइबिलिटी है, एक एक्सपेंस है, नन ऑफ दिस। तो कोई भी एक्सपेंस जब आप एडवांस में पे करते हो तो हमारे लिए एसेट होता है, क्योंकि अभी तक हमें उसका यूज़ नहीं किया, वो हमारे लिए एसेट है। हम वो एक्सपेंस जो पे किया है उसकी सर्विस अभी तक हमने नहीं ली है, या फिर वो एक्सपेंस जो हमने पे किया प्रीपेड है वो हम वापस भी ले सकते हैं। जब तक हम वो सर्विस नहीं ले लेते तब तक वो हमारे लिए क्या है, एसेट। लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब जो आपको पेमेंट्स करनी है, किसी का पैसा लिया है, किसी से गुड्स उधार में खरीदी हैं, वो पेमेंट करनी है, वो लाइबिलिटी कहलाती है। एक्सपेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी आप एडवांस पे कर रहे हो, आपने इसकी अभी सर्विस नहीं ली, सो ये अभी आपका एक्सपेंस नहीं है। जब आप वो सर्विस ले लोगे, जो रेंट आपने दिया प्रीपेड, जब आप वो प्रीमिसेस या वो बिल्डिंग यूज़ कर लोगे, जितने पीरियड के लिए आपने रेंट दिया है, तब वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, और नन ऑफ दिस तो इसमें है नहीं। चलिए जी, नेक्स्ट चीज़, स्टॉक इज वैल्यूड एट। स्टॉक को हम किस प्राइस पे वैल्यू करते हैं? ए कॉस्ट प्राइस, बी मार्केट प्राइस, सी कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, डी नन ऑफ दिस। देखिए, आपको एक कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट मैंने करवाया था, उसमें मैंने कहा था कि जो हमारा एसेट हैं या जो हमारा स्टॉक है, इसको हम किस प्राइस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, क्योंकि हम फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करते। तो अगर मान लो एक स्टॉक जिसकी कॉस्ट आपने 2000 रुपये रिकॉर्ड की है और उसका मार्केट प्राइस अभी 2500 है, तो आपने विच एवर इज लेस, यानी जो कम है, क्योंकि एक्सपेक्टेड गेन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, उस कंसेप्ट के हिसाब से हमें जो कॉस्ट इन दोनों में से लेस होगी उस पर रिकॉर्ड करना है। सो इसका आंसर रहेगा सी, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स पेड बाय सोल ट्रेडर इज शोन एज। इनकम टैक्स जो हम अपनी इनकम पे कैलकुलेट करके पे करते हैं, कहता है वो अगर सोल ट्रेडर हो गया जहाँ पे एक ही पार्टनर है, अगर वो पे कर रहा है तो उसको हम कहाँ शो करेंगे? ए डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बी डेबिट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, डी नन ऑफ दिस। आपको याद होगा मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें कहा था कि पर्सनल यूज़ के लिए हम कुछ भी पैसा बिजनेस से निकालें वो हमारी ड्राइंग्स में आता है, और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से डिडक्ट होती हैं। तो इनकम टैक्स हमारा पर्सनल है, हम अपनी पर्सनल इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, तो जो भी हम पर्सनल पर्पस के लिए कुछ करते हैं वो हमारी कैपिटल में से डिक्रीज हो जाता है। सो इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। हमें अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या बनाना होगा? ए डेटर अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी स्टेटमेंट ऑफ फेयर, डी नन ऑफ ऑल ऑफ दिस। डेटर अकाउंट्स तो डेटर से रिलेटेड, यानी जिनसे पैसा लेना है, कितना पैसा पेंडिंग है, उनसे कितना पैसा लेना है, उसके लिए हम डेटर अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट, कैश का कितना हमारे पास बैलेंस है, उसके लिए हम कैश अकाउंट बनाते हैं, जो आपने कैश बुक सीखी भी थी। सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है जिसमें हम जो कैपिटल है बिगिनिंग की या क्लोजिंग कैपिटल, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सो अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या बनाना होगा? सी इज द राइट आंसर, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट करके हम कैपिटल निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन लोग अडॉप्ट करते हैं? ए स्मॉल फर्म, बी जॉइंट स्टॉक कंपनीज, सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डी नन ऑफ दिस। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली हम जो भी अपनी अकाउंटिंग करते हैं डबल एंट्री पे करते हैं, यानी एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। लेकिन अगर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है जो सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, सिंगल एंट्री पे काम करना चाहता है, यानी उसमें उसके बिजनेस में ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, तो सिंगल एंट्री पे भी काम कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर कोई छोटा बिजनेस है। सो राइट आंसर इज ए। जो स्मॉल फर्म्स होती हैं, छोटी फर्म्स जिनके ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे ही काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड प्लस, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मार्क लिखा है कि इसमें क्या ऐड होगा? माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ओपनिंग कैपिटल। आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था सिंगल एंट्री सिस्टम में कि क्या था फॉर्मूला? कैपिटल एट द एंड प्लस क्या ऐड करते हैं? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, शायद आपको याद आ जाए। ए सेल्स, बी ड्रॉइंग्स, सी नेट परचेजेस, डी नन ऑफ दिस। तो हम क्लोजिंग कैपिटल में क्या चीज़ ऐड करते हैं? वो ऐड होती है ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था विंग्स एक उड़ान, हमारा जो दूसरा चैनल है उसमें देख लो, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर। कहता है जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हैं इसमें से हम क्या बना सकते हैं? ठीक है, जिसमें हम सिंगल एंट्री पे काम करते हैं। ए लेजर अकाउंट, बी ट्रायल बैलेंस, सी स्टेटमेंट ऑफ फेयर, डी नन ऑफ दिस। देखो जो इनकम्प्लीट है लेजर अकाउंट, आपको पता है
कि लेजर में पोस्टिंग जो होती है उसका एक डेबिट एस्पेक्ट होता है, क्रेडिट, लेकिन सिंगल एंट्री में हम खाली एक एस्पेक्ट पे काम करते हैं तो लेजर इससे नहीं बन सकती। ट्रायल बैलेंस में भी आपको पता है कि दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट क्रेडिट, मतलब जो लेजर के बैलेंसेज होती है वही आपके ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट होते हैं। तो जब लेजर नहीं बन सकती तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनेगा। सी स्टेटमेंट ऑफ फेयर, तो ये मैंने अभी भी बताया कि सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फेयर है जो हम ट्रायल बैलेंस से बना सकते हैं, जिसमें हमें ओपनिंग या फिर क्लोजिंग कैपिटल के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम बैंक एट 12% पर एनम। हमने बैंक से लोन लिया है जिसका इंटरेस्ट 12% है साल का, और लोन का अमाउंट है 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू फ्रॉम होल ईयर, फॉर होल ईयर। लोन का जो इंटरेस्ट है वो सारे साल का ड्यू है। अमाउंट शोन ऑन लाइबिलिटी साइड विल बी, हम लाइबिलिटी साइड में कितना अमाउंट शो करेंगे, यानी हमने बैंक से लोन लिया है 8 लाख का और उस पर 12% इंटरेस्ट अभी हमने देना है, तो टोटल हम बैलेंस शीट में कितनी लाइबिलिटी शो करेंगे। तो देखिए 8 लाख का लोन और 12% उस पर इंटरेस्ट, तो आप 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो 8 लाख का मैं 12% कैलकुलेट करूंगा तो 96,000 हो जाएगा, यानी कुल मिला के लोन के साथ आपका टोटल अमाउंट जो पे करना है 8,96,000 है। सो राइट आंसर इज सी, मतलब 8,96,000। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। इनमें से किस केस में हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करते। व्हेन स्टॉक इज वैल्यूड एट फीफो मेथड, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। व्हेन स्टॉक इज नॉट असेटेड एक्यूरेटली, जब स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू ना हमारे पास हो। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड इन परचेज, एंड नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर है व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड इन परचेज। मैंने आपको बताया था कि जब एडजस्टेड परचेजेस दी हों तो हम क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते। तो ये थी आज के MCQs। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।